पहले चरण का मतदान हुआ खत्म। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। 10 मार्च को आएगा वोटिंग का रिजल्ट। बड़ी खबर इस वक्त की कि आज 11 जिलों में उत्तर प्रदेश के 623 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ईवीएम में सभी 623 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। मतदान का समय खत्म। पहले चरण का मतदान देखिए खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। तो 623 उम्मीदवारों की जो किस्मत है आज वो ईवीएम मशीन में कैद हो गई और ये पिटारा 10 मार्च को खुलेगा। तब पता चलेगा कि किसकी किस्मत खुली, किसकी किस्मत उस ईवीएम में ही पैक हो गई है। 11 जिलों की 58 विधानसभा क्षेत्र के 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करके निकले अपने घरों से। हमने जिलों के आंकड़े भी आपको बताए कि कितने प्रतिशत वोट इस बार पड़े हैं और एक तरफ आप देख भी सकते हैं क्यों के जरिए से कि शाम के 5 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर में 60.52% वोट पड़ा है। मुजफ्फरनगर में 62.09% वोट, हापुड़ में 61%, शामली में 61%, मथुरा में 58.12%, गाजियाबाद में 55.31%, आगरा में 56.62% और इधर है एक तरफ फिगर और फिगर के इस साइड में अगर आप देखेंगे तो किस्मत दांव पर किसकी किसकी लगी। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं, बीजेपी से इस बार फिर उनको चुनावी। नरेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्योंकि अब समय खत्म, जिन उम्मीदवारों ने सियासी रण में कूदे थे अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, उनकी किस्मत आज ईवीएम में पैक हो गई। किस्मत खुलेगी या बंद रहेगी 10 मार्च को? देखिए, ये तो भविष्य तय करेगा कि इनकी किस्मत का जो सितारा है वो किधर जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि जनता ने बड़ा सोच समझकर और बड़े धैर्य के साथ आज वोट किया है और जो भी वोट गया है वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी वो जनता के कल्याण के लिए काम करेगी और एक ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए जिससे लोकतंत्र की रक्षा भी हो सके और इसके साथ साथ लोग अपना सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के जो दिक्कतें हैं उनसे निपटें, उनसे उभरें और एक अच्छा माहौल लोगों को मिले, रोटी रोजगार लोगों के अच्छे हो, किसानों की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो और ये जो आंदोलन का समय है ये सब धीरे 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 करके ये खत्म होना चाहिए। तो ऐसी उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई हैं जब आज मतदान किया उन्होंने और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग सा माहौल देखने को मिला है। बिल्कुल, और छोटी मोटी घटना। बिल्कुल, और आगरा से हमारे संवाददाता शोभित भी जुड़ चुके हैं। शोभित, क्योंकि समय खत्म हो चुका है, किस तरीका का अभी माहौल, क्या अपडेट? देखिए श्रुति, सबसे बड़ी बात यह कि समय भले खत्म हो गया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वोटर लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा। और जैसा कि चुनाव आयोग का निर्देश था कि जो भी वोटर लाइन में लग गया है वो वोट डालेगा, चाहे जितना भी समय हो जाए। तो इसलिए अभी काउंटिंग क्लोज नहीं हुई है। लगभग 7% का वोटिंग अब तक हो चुकी है। अगर सभी 9 सीटों की बात की जाए तो। और अभी कितने लोग वहाँ लाइन पे लगे हुए हैं शोभित, कितने लोग होंगे? देखिए, ये ग्रामीण जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे कई बूथ्स में लोग लगे हैं। अच्छा। यानी कि अभी आप मान के चलिए कि 6:30 और 7 का टाइम लगेगा ये पूरी काउंटिंग वोटिंग क्लोज होने में, क्योंकि जब जो लोग लाइन में लगे वो वोट का वो मत देंगे, ऐसा आयोग का निर्देश था। तो उसमें भी समय लगेगा। जी श्रुति जी, हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता दानिश भी जुड़ चुके हैं। दानिश, समय खत्म, किसकी किस्मत खुलेगी, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए तकरीबन जो 39 प्रत्याशी हैं सबकी जो किस्मतें हैं वो ईवीएम में कैद हो चुकी हैं। अब ईवीएम जब खुलेगी 10 मार्च को तब जाके फैसला होगा कि आखिर किसको क्या वोट मिला। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक नाराजगी जरूर जो है मतदाताओं के जो जागरूकता अभियान शुरू किया गया था वो देखने को मिली। पिछले अगर हम 2017 की बात करते हैं तो 57.7% वोटिंग हुई थी और अभी फिलहाल जो 5 बजे की रिजल्ट आए हैं परसेंटेज पे उस पर 53.8% ही सिर्फ वोटिंग हुई है। तो ऐसे में जो 1 घंटे का वक्त है यानी 5 से लेकर 6 बजे का जो वक्त है वहां पर बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं पोलिंग बूथों पर हलचल नहीं दिखी। तो 1% जरूर बढ़ सकता है। तो इस बार की जो वोटिंग प्रतिशत है कुल जो निकल कर आएगी वो पिछले विधानसभा चुनावों से भी
कम होगी। जबकि इस बार जिस तरीके से मतदान को लेकर जागरूक किया गया, अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया और ऐसे में भी मतदाता बाहर नहीं आए, तो अंदाजा खुद लगाया जा सकता है कि आखिर क्या हालात रहे होंगे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है जेवर की अगर बात करें 69.9% वोटिंग हुई है। अगर हम दादरी की बात करते हैं 52% वोटिंग हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर वहां पर उत्साह देखने को मिला है, लोग घरों से निकले हैं, ग्रामीण घर से निकले हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। लेकिन नोएडा जो शहरी क्षेत्र एक डेवलप सिटी है, वहां पर मतदाता बाहर नहीं निकला, वहां पर कहीं ना कहीं मतदाता घरों में रहा, या फिर ये कहें कि हाँ वोट नहीं डालना चाहता था। फिलहाल जो फाइनल फिगर है, कभी मुश्किल से मुश्किल कुछ समय में ही जो फाइनल फिगर है वो सामने आ जाएंगे और उसमें पता चल जाएगा कि आखिर एग्जैक्टली किस फिगर में वोट पड़े हैं पूरे जिले में। तो एक ये कह सकते हैं कि हाँ अब जो प्रत्याशी हैं उनको जो है उनको इंतजार रहेगा 10 मार्च का। अब जो जहां पर कुछ लोग जो, क्योंकि नियम है इलेक्शन कमीशन का, जहां जब तक लाइन में अगर कोई व्यक्ति आ चुका है तो अपना वोट कास्ट करके ही जाएगा। तो कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पर कुछ लोग अभी मौजूद हैं, तो अब वो अपना वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे। फिलहाल जो ईवीएम की पैकिंग होती है वो शुरू हो चुकी है। जो पोलिंग एजेंट डाटा लेते हैं उनको देना शुरू कर दिया गया है। हम अपने स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं दानिश की ईवीएम की पैकिंग शुरू हो चुकी है, वो तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो आपने बताया कि पिछले 2017 में 57% लगभग वोट पड़े थे और इस बार जो परसेंटेज है वो 53 के आसपास है। 1% अगर हम मान लें कि बढ़ा भी हो 54 के आसपास, तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है दानिश। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि ये जो 53 पॉइंट का कुछ परसेंट का हमने बात करी वो 5 बजे तक है, क्योंकि अभी जो फाइनल फिगर है वो नहीं आए। लेकिन जो 1 घंटे का वक्त है उसके अंदर अगर ओवरऑल सुबह 7 से लेकर हम शाम 6 बजे तक 5 बजे तक की बात करें तो 1 से 1.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ज्यादा से ज्यादा खींचा तो 2% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो फिर भी अगर 57% से ऊपर वोटिंग न पहुंची तो पिछले विधानसभा चुनाव से कम वोटिंग रहेगी। और ये वोटिंग कम होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो अधिकारी थे वो उस स्तर पर अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चला पाए। इलेक्शन का कमीशन भी उस स्तर पर लोगों को अवेयर नहीं कर पाया। जो सेलिब्रिटी थे वो भी उस स्तर से अवेयर नहीं कर पाए जिस स्तर से अवेयर करा जाना चाहिए वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और है दानिश कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहुत जानकारी देने के लिए दानिश इस खबर पर। तो आपको बता दें कि हम ये आपको बता रहे थे कि आखिरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान का समय फिलहाल खत्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया था कि जो लाइन में लगे हुए हैं वो लाइन में लगे रहेंगे, वो वोट देंगे। और कुछ जगह पर अभी भी लाइन में लगे हुए हैं मतदाता जहां पर वोट देंगे। तो यूपी के पहले चरण के रण में दिग्गजों ने भी वोट डाले हैं, जिनमें श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, लक्ष्मी नारायण सिंह, एसपी सिंह बघेल, जनरल वीके सिंह, राकेश टिकैत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो दिग्गजों के भी मतदान, और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि दिग्गजों के भी मतदान हुए हैं। राकेश टिकैत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और राकेश टिकैत और ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर से संवाददाता सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे निगरानी वाली सीट हम कह सकते हैं, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। अभी अपडेट क्या बताएंगे आप? बिल्कुल श्रुति, आपको बता दूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बुढ़ाना विधानसभा है, वैसे तो मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा होट है, लेकिन बुढ़ाना इसलिए ज्यादा होट है क्योंकि यह राजधानी सिसोली पड़ती है और सिसोली गांव वो है बुढ़ाना विधानसभा का जिसके किसान नेता राकेश टिकैत है। बहरहाल यहाँ की टक्कर बीजेपी के जो प्रत्याशी है उमेश मलिक और जो सपा लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी है राजपाल बालियान, उनके बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि जिसकी भी जीत होगी वो कम वोटों से होगी, लेकिन इस बार के चुनाव में जो वोटर है वो बिल्कुल भी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है और चुपचाप अपनी वोट डालकर अपने अपने घर चला गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है सचिन, क्योंकि जिस तरह का माहौल देखने को मिला, अभी क्या लग रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हम 5 बजे तक के दिखा रहे हैं वो 2017 से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं आपको कि कम नजर आ रहे हैं? क्योंकि मुजफ्फरनगर में अभी तक अगर हम सचिन बात करें तो 62.09% मतदान हुआ है। श्रुति, आपको बता दूं 11 जनपदों के मुताबिक मुजफ्फरनगर जनपद अब तक की सबसे ज्यादा परसेंटेज में वोट डालने वाला जनपद है, जिसमें 62.9 कुछ है।
और अलीगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश भी जुड़ चुके हैं। मुकेश, समय खत्म, क्या अपडेट? देखिए 6 बजते ही मतदान केंद्र का गेट बंद कर दिया गया। हाँ। और जो लोग बाहर से मतदान केंद्र पर 6 बजे पहुंचे, मात्र 1 मिनट की देरी के चलते उनको अपने मतदान करने से वंचित रहना पड़ा। वही बात करें अंदर की व्यवस्था की, तो अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, वो अभी मतदान प्रक्रिया उनकी चल रही है और ड्यूटी पर मौजूद लोग अब अपनी ड्यूटी खत्म करके बाहर नजर आने लगे हैं। और अगर प्रतिशत की बात की जाए मतदान की, तो 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत था वो 57.45 रहा था। लेकिन और अब जो इंतजार हो रहा है कि टोटल जो कुल मतदान कितना हुआ है उसका भी इंतजार हो रहा है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 60 या 62 से ऊपर निकलेगा। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 2017 की, तो 2017 में 63 पॉइंट समथिंग जो मतदान कुल रहा था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पीछे खिसकता नजर आ रहा है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जहां इतनी 5 साल के अंदर कुछ मतदान, यानी कि जो युवाओं का मतदान जो बढ़ा है, युवा वोटर जो बढ़ा था, आखिर वो कहाँ गया? कहीं ना कहीं जो मतदान प्रक्रिया, यानी जो जागरूक करने की जो प्रक्रिया थी, कहीं ना कहीं चूक हुई है। और इस बार जो मतदाताओं ने मतदान जो किया है वो कई मुद्दों को लेकर किया है, खास करके बेरोजगारी और कई सारे ऐसे कार्य रहे हैं जो कि सरकार उनमें कहीं ना कहीं चूक कर गई है, जो कि कहीं ना कहीं युवाओं को ठेस पहुंचा रही है। युवा कहीं ना कहीं इस तरह से युवाओं ने जिस तरह से मतदान किया है, वह कहीं ना कहीं इस जो मतदान की जो प्रक्रिया की जो प्रतिशत है उसको घटा बढ़ा रही है। जी, हमारे साथ शामली से रविंद्र सोनानिया भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शामली, 3 सीटों के बीच मुख्य मुकाबला था, लेकिन अभी क्या अपडेट? क्योंकि समय खत्म हो चुका है, मुकाबले में कौन जीतेगा? रविंद्र। बिल्कुल शिवांगी, देखिए अब जो तीनों सीटों का जो मतदान था उसका समय जो है वो अब समाप्त हो चुका है। और अगर शामली की बात करें तो यहाँ गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उनके बीच कांटे की टक्कर है। इसके अलावा थाना भवन पर भी यही स्थिति है और कैराना में भी। तो तीनों सीटों पर जो है वो मुकाबला है, गठबंधन से है भारतीय जनता पार्टी का। अब ये तो जो है जो 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। लेकिन जो आज मुद्दे रहे हैं, चाहे वो किसानी से जुड़े हो, खेती से जुड़े हो, उन सभी, चाहे किसान आंदोलन के हो, उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया है। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है रविंद्र कि जब मंत्री साहब ही रण में कूद जाएं, तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि देखना, सबकी निगाहें टिकी रहती हैं कि इस बार आर लगेंगे कि पार। बिल्कुल, देखिए चाहे वो थाना भवन की विधानसभा सीट हो या फिर कैराना की हो या शामली की हो, तीनों सीटों पर जो है जो बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनकी जो है प्रतिष्ठा जरूर दांव पर है। क्योंकि कैराना बताया जाता है, कैराना में हर बार जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। और इस बार जो है वो जीत के लिए, अपने नैया पार लगाने के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने दम जो है वो कैराना पर लगाया। लेकिन जो है जो वो मुकाबला है वो कांटे का है। शिवांगी, 7 सीटों वाली बुलंदशहर में हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी समय क्योंकि खत्म हो चुका है, अभी वहां पर क्या अपडेट आप देंगे? जी श्रुति, बता दें बुलंदशहर में चुनाव समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उनमें सुबह 7 बजे से 6 बजे तक का चुनाव था वो समाप्त हो गया है। मशीन सीज होना शुरू हो गई है और यहाँ से जो मतगणना स्थल से जहाँ मंडी में, जो बुलंदशहर में जहाँ स्ट्रांग रूम बना है, वहाँ मंडी स्थल में यहाँ से पोलिंग बूथ से रवाना होने शुरू हो गए हैं। जो मशीन जमा होंगी वहाँ पुलिस की देखरेख में जमा होंगी। पूरी तरह चुनाव समाप्त हो गया है। कुछ ही देर में जो आंकड़े हैं वो कुछ देर में प्राप्त होंगे और उसके बाद में जो मशीन है पूरी तरह सीज करके पुलिस की देखरेख और फोर्स की देखरेख में रखी जाएंगी। जी अच्छा, क्योंकि अनूप शहर और बुलंदशहर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम मनोज बात करें तो, क्योंकि लगातार सियासी चेहरे वहां पर देखने को मिले, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखे, तो लोगों में उसका असर दिखा आज की नहीं दिखा? हाँ जी, बता दें वहाँ अच्छा खासा वोट पड़ा है। उसको लेकर के जो आपस में जो टक्कर है वो गठबंधन और बीजेपी की दोनों की टक्कर देखी जा रही है। और जो उत्साह था लोगों में बढ़ चढ़ करके वोट डालने के लिए हिस्सा लिया है और अपने अपने प्रत्याशी को वोट डालकर जिताने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सिकंदराबाद सीट से बीजेपी लक्ष्मीराज सिंह है, अनूप शहर से भी बीजेपी संजय शर्मा है।
हाँ, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो बीजेपी के लक्ष्मी राज है सिकंदराबाद से, उनके सामने जो सपा से है वो लालू प्रसाद जो मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके दामाद हैं राहुल यादव। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, दोनों जो पार्टी हैं बीजेपी और गठबंधन, तो देखा जा रहा है दोनों में आपस में टकराव है और कड़ी चुनाव के बीच में चुनाव हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बागपत से हमारे संवाददाता विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, समय खत्म, क्या माहौल, क्या अपडेट? बिल्कुल श्रुति, मैं आपको बता दूं आज बागपत में भी पहले चरण में ही मतदान हुआ है और अब चुनाव का जो वोटिंग का समय था, अब वोटिंग का समय समाप्त हो चुका है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से 6 बजे वोटिंग का वक्त लास्ट रखा गया था। माहौल की बात करें तो माहौल बागपत का अब माहौल एक गर्मा चुका है। अच्छा। क्योंकि जो वोटर साइलेंट था, जो वोटर बूथों पे साइलेंट था, जो वोटर अपने मतों का जो प्रयोग कर रहा था, वो वोटर शायद अपनी गर्मी को लेकर बैठा था और अपनी जो उसकी वोटर की जो गर्मी थी अब वो गुल्लक में चली गई है। 10 मार्च को गुल्लक खुलेगी, किसका भविष्य खोलेगी, किसकी जीत लहराएगी, ये तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जब बागपत की तीनों विधानसभाओं में हमने डोर टू डोर जाके, क्योंकि मैंने एक अपनी जो तीनों विधानसभा है, तीनों विधानसभाओं के करीबन मैंने 70% गांवों में गया और सभी विधानसभाओं के एक एक गांव में जाके मैंने वोटरों का उनका मन मत जाना कि आखिरकार तुम्हारे मुद्दे क्या है। तो यहाँ जो बागपत के मुद्दे थे उनका सिर्फ ये कहना था कि किसानों का आंदोलन जो चला है उससे हमें बहुत ज्यादा नाराज थे और उसके बाद जो जयंत चौधरी पर लाठी बरसाई गई उस लाठी से भी वो नाराज थे। तो अब तक की जो आंकड़ा माना जा रहा है बागपत की तीनों विधानसभा सीटों पर, तो तीनों विधानसभा सीट कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, क्योंकि ये रौलाद का गढ़ भी माना जाता है चपरौली। अगर बागपत की हम बात करें तो हापुड़ से हमारे संवाददाता तेजेंद्र जुड़ चुके हैं। 3 सीटों वाले हापुड़ में क्या रुझान रहा, क्या वहां पर माहौल देखने को मिला तेजेंद्र, क्योंकि समय अब समाप्त हो चुका? स्वीटी, मैं आपको बताना चाहूंगा सीधे तौर पे ये समय समाप्त हो गया। 6 बजे तक जो लोग अंदर चले गए थे उनका वोटिंग चल रहा है और चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उन लोगों को वोट डालना पड़ा है। सबसे बड़ी बात जो आकलन सामने आ रहा है यहाँ पे सीधे तौर पर गठबंधन और बीजेपी के सीधी फाइट है। जो दूसरी चुनावी पार्टी हैं वो सीधे तौर से मैदान से बाहर रहे हैं। यहाँ बीजेपी और सपा गठबंधन में सीधे तौर पर तीनों सीटों पर फाइट देखी जा रही है। कुछ ही वोटों से यहाँ हार जीत का अंतर डिसाइड होगा। ये जो वोटें हैं, पिछली बार ये जो वोटर है उन्होंने तभी जवान में ये उन्होंने वोट डाली है, बहुत साइलेंट वोट डाला है जो ईवीएम में कैद हो चुका है। 10 मार्च को पता लगेगा ये किसके पक्ष में वोट जाता है, मगर जो हार जीत होगी बहुत ही कम वोटों से होगी और जो इस बार गठबंधन और बीजेपी की सीधे तौर पर महाटक्कर है। लेकिन धौलाना, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर की अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप वहां पर पल पल की अपडेट और लगातार लोगों से मिल रहे थे 4 से 5 महीने 6 महीने से, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी सीट किसके हक में जा पाएगी? श्रुति, मैं आपको बताना चाहूंगा जो धौलाना सीट है वो बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आती है। जो हापुड़ सीट है वहाँ गठबंधन के जो सपा गठबंधन उसके पक्ष में जाती नजर आ रही है और जो गढ़ सीट है वो सीधे तौर पर वहाँ जो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वहाँ तीनों कैंडिडेट बहुत मजबूती से लड़े हैं। वहाँ सीट जो निकालेगा बहुत ही कम वोटों से निकाल पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र जी हमारे साथ इतनी जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता लोकेश जुड़ चुके हैं। समय समाप्त हो चुका लोकेश, जिसकी किस्मत खुलने वाली है ईवीएम में कैद हो चुकी है, क्या अपडेट अभी का? देखिए 6:30 बज गए हैं और तकरीबन सभी बूथ पर जो लोग पोलिंग सेंटर्स पर भीतर हैं उनके वोट कास्ट कराए जा रहे हैं। नहीं तो जो पीठासीन अधिकारी हैं अधिकतर बूथ पर वो अब मशीन को सीलिंग के प्रोसेस में लग गए हैं और 5 विधानसभा जो गाजियाबाद की है इन पर तकरीबन वोट पूरा हो चुका है और फाइनल फिगर जो परसेंटेज की है वो एक आकलन के मुताबिक 7 बजे तक आ जाएगी और इसकी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इस बार भी हर बार की तरह निराशा हाथ लगी है क्योंकि 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो तकरीबन 55% के करीब था, जो कि जो लोगों की सोच थी, जो प्रशासन का सोच थी उसके मुताबिक बेहद कम हुई है। अब ये बताया जा रहा है कि 6 बजे तक, चूंकि 1 घंटे का अतिरिक्त यहाँ पर वोटिंग की फैसिलिटी दी गई है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज 60 से ऊपर जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। तो ये एक बड़े स्तर पर जो है लोग घरों से बाहर निकलकर वोट नहीं करा है, उन्होंने ये भी
पिछले दफा 2017 में 57% के करीब वोटिंग हुई थी। और इस बार भी अभी 55% 5 बजे तक हुई है। तो ऐसे में आकलन ये लगा जा रहा है कि तकरीबन पिछले बार के हिसाब की ही और उतनी ही फीसद वोटिंग होगी। हालांकि क्या ऐसी वजह हम मान सकते हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज डाउन हो गया लोकेश? देखिए, कोरोना एक वजह जो थी उसको लेकर 1 घंटा अतिरिक्त दिया गया था, लेकिन लोग अभी बाहर नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है वो अर्बन एरियाज में ही आई है, जहां पर वोटर्स बाहर नहीं आए, क्योंकि जो देहाती क्षेत्र हैं, जो देहात से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर पोलिंग बूथ पर बेहतर प्रदर्शन किया गया। जो फैजाबाद की मोदी नगर, जो कि पूरी तरीके से ग्रामीण विधानसभा मानी जाती है, कस्बे को छोड़ दें, तो वहां 5 बजे तक 63% से अधिक वोटिंग हुई है। लेकिन अगर वहीं हम साहिबाबाद, जो कि देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, अगर उसको हम काउंट करें तो वहां पर केवल 45% तक वोटिंग हुई। तो जब जो फाइनल आउटकम होता है वो इसीलिए 55% के करीब आकर के रुक गया। तो इस वजह से ये माना जाए कि जो शहरी वोटर है वो बाहर निकल करके वोट नहीं करा है, उसको जो जागरूकता अभियान जो चलाए गए हैं वो नाकाफी साबित रहे। बिल्कुल, अगर हम लोनी विधानसभा की बात करें लोकेश, तो यहाँ पर गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट जो है वो 2 गुर्जर नेताओं के बीच में बसपा ने जो एक गेम खेला है कि मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा, मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। तो आपका क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी, सपा या फिर बसपा किसकी सीट जा पाएगी आपके हिसाब से? देखिए, लोनी जो विधानसभा सीट है वहां पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर रहे थे, जो कि अपनी ही पार्टी के लिए समय समय पर मुसीबत खड़े करते से आए। वही वो नेता थे जिन्होंने विधानसभा में अपनी ही सीएम और पार्टी के खिलाफ विपक्ष के विधायकों के साथ धरने पर बैठे थे। इन मुद्दों को लेकर के यह था कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके टिकट का अंदर खाने विरोध किया था, और इसी वजह से वो केवल लोनी विधानसभा में प्रचार करने नहीं पहुंचे। तो इस सीट को ये माना जा रहा है कि वहां गठबंधन के जो राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनकी जीत सुनिश्चित की जा रही है। उनको मान के चला कि उन्होंने अच्छी फाइट की है, क्योंकि जो बीएसपी के मुस्लिम जो प्रत्याशी उतारे गए थे और मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस ने भी उतारे, वो काफी वीक नजर आ रहे थे। अगर दूसरी तरफ बात करें तो गाजियाबाद सदर सीट है, जहां से सबसे अहम उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, उनकी साख दांव पर है, क्योंकि 2017 में उन्होंने 70,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, क्योंकि उनके खिलाफ बीएसपी से ही एक ब्राह्मण कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी से बगावत करके बीएसपी में पहुंचे थे। और दूसरी तरफ पूर्व सांसद के बेटे हैं सुशांत गोयल, वो कांग्रेस से खड़े हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि इस सीट के ऊपर दलित, मुस्लिम और वैश्य जो वोट हैं उनका जो है वो समीकरण साधने बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में ये सीट भी मानी जा रही है कि एक समीकरण के मुताबिक टिपिकल हो सकती है। और तीसरी सीट मोदी नगर की है, जो कि गठबंधन के पास जा सकती है, क्योंकि वहां से आरएलडी के सुदेश शर्मा जो है वो प्रत्याशी हैं, और मौजूदा मंजू सिवाज जो है वो मोदी नगर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। और वो क्षेत्र ऐसा है जहां पर किसान आंदोलन और जाट समुदाय के वोटर सबसे अधिक हैं, और ऐसे में किसान आंदोलन का सीधा सीधा असर उस सीट पर नजर आ रहा है कि वो वोटर जो हैं किसानों के मुद्दे को लेकर के, किसानों को आने वाली समस्याओं को लेकर के वो रुख कर सकते हैं आरएलडी का। तो वो सीट आरएलडी की तरफ झुकती दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश हमारे साथ इतनी जानकारी देने के लिए, क्योंकि भले लोक लुभावने वादे किए गए हों कि गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिनों में 14 दिनों में हो जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुलंदशहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि जो वीवीपैट मशीन है उसको पैक कर दिया जा रहा है, यानी कि क्लोजिंग हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है कि इस मशीन को लेकर अब जाएं। अब 623 प्रत्याशियों की जो हम बात कर रहे थे कि वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए सियासी रण में कूदे थे, जिनके लिए ताबड़तोड़ रैलियां की गई। सारे सियासी दल अपनी कमर कस के ताबड़तोड़ रैलियां 11 जिलों में किए, और ताकि 623 प्रत्याशियों की किस्मत को वो किसी प्रकार से खोलने की कोशिश करें। तो ये किस्मत खुली है कि नहीं खुली है, ये तो इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं, जहां 6 बजे तक का समय दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, सुबह 7 बजे से ही शाम के 6 बजे तक। हालांकि जब स्टार्टिंग में हम देखें, यानी मॉर्निंग यानी सुबह की अगर हम बात करें, तो मतदान कम थे, क्योंकि मौसम खराब था, कोरोना का एक अलग माहौल है। दूसरी बात ये कि मौसम खराब था, तीसरी बात ये कि सुबह सुबह ठंड है इतनी ज़्यादा, तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं घरों से निकले। लेकिन जैसे जैसे मौसम खुलने लगा, वैसे वैसे जो मताधिकार हैं वो बढ़ने लगे, और उसके बाद शाम 6 बजे तक हमने देखा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जो हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा जो अपडेट दिए गए हैं कि जो लाइन में लगे हुए हैं
बुलंदशहर के शर्मा इंटर कॉलेज में यहाँ जो चुनाव है पूरी तरह 6 बज चुके हैं क्योंकि समाप्त हो चुका है। आप देख रहे हैं ये मशीन इनको सीज किया जा रहा है। यहाँ से सीज करने के बाद में पुलिस व्यवस्था है, पुलिस की देखरेख में ये मंडी स्थल जाएगी। जो यहाँ के जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत इस मशीन के अंदर बंद हो चुकी है। देखा जा रहा है जो 10 मार्च को जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का ताला खुलेगा और जो देखा जा रहा है जो मशीन है सुरक्षा के साथ में यहाँ से मंडी स्थल जाएंगी, मंडी स्थल स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी, फिर 10 मार्च को इनको खोला जाएगा। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। तो पहले चरण के रण में बीजेपी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। एक तरफ जहां बीजेपी के सभी मंत्री अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं सपा आरएलडी गठबंधन के नेता भी जीत के दावे कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। पहले चरण की वीआईपी लिस्ट की बात करें तो शामली के थाना भवन सीट से चीनी उद्योग एवं गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने अपने मत का प्रयोग किया। सुरेश कुमार राणा लगातार 2 बार चुनाव जीतने के बाद इस बार हैट्रिक बनाने की जुगत में हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को लोकदल के टिकट पर फिट किया है, इससे भी भारी आक्रोश लोकदल के कार्यकर्ताओं में है और मैं कह सकता हूं कि भारी उत्साह है और बहुत बड़े अंतर के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुझे लगता है शायद गठबंधन का खाता ना खुले। मथुरा जिले में मतदान से पहले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भगवान की शरण में पहुंचे। इसके बाद मतदान किया। 2022 के चुनावी बिसात में भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा था। फिलहाल मतदाताओं ने श्रीकांत शर्मा के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हम लोगों ने किया है, हर विभाग को हम लोग पटरी पर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो एक फाउंडेशन हमने ये 5 वर्षों में रखा है, दिव्य उत्तर प्रदेश और भव्य उत्तर प्रदेश का। ये उसका चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य दें, ये उसका चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उस पर काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना साकार हो रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी नारायण सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। चौधरी लक्ष्मी नारायण छाता से चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपने मत का प्रयोग करते हुए अपनी जीत का दावा किया। मुजफ्फरनगर सदर सीट की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की सदर विधानसभा सीट 2022 के चुनाव में सबसे हॉट सीट थी। यहां से योगी सरकार में मंत्री रहे व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल चुनाव मैदान में थे। उन्होंने भी अपना वोट डाला। भरपूर आनंद चल रहा है, ईश्वर की भरपूर कृपा हो रही है और कमल का फूल खिल रहा है। हमारी नजर मुजफ्फर सीट पे है और मुजफ्फर सीट हम जीते, ये हमारा प्रयास है और भरपूर आशीर्वाद भरपूर प्यार मुजफ्फर सीट पे भारतीय जनता पार्टी मिल रहा है। यूपी का सियासी द्वार कहे जाने वाले गाजियाबाद में चुनावी तापमान चरम पर था। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कभी कांग्रेस और अब भाजपा का गढ़ बन चुके गाजियाबाद की सदर सीट पर इस बार लड़ाई कांटे की थी। इस सीट से स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग प्रत्याशी थे। फिलहाल इस सीट पर जीत किसकी होगी, इसका फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। इस सीट से स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने अपना वोट डाला। ये एक तरीके से जो सरकार का एक सक्षम रूप देखा है जनता ने, जो सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। सभी क्षेत्रों में गरीबों की नई नई योजना है, विकास के काम है, गुंडागर्दी का समाप्ति है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और नई नई योजनाएं हैं। बिजली आती है, उद्योग बढ़ रहे हैं। तो कोई एक विषय नहीं है, एक जो सभी विषयों पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी है। अतरौली सीट से वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी मतदान किया। तो वहीं आगरा कैंट से समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएस धर्मेश और बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने भी अपने मत का प्रयोग किया और अपनी जीत का दावा किया।